अच्छा, जो है ना इसमें जर्मनी की एक और बड़ी खासियत है, वो ये है कि जो भी यहाँ पे बेनिफिट्स, मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी की तरफ से आपको ऑफर किए जाते हैं। कोई जर्मन लैंग्वेज जरूरी नहीं है इसके लिए, और आप अपनी फैमिली को भी इसके साथ वहां पे ले जा सकते हैं। इस वीजा के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं विद फैमिली। इसको बोलते हैं डी वीजा। रहीम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है जनाब, वो है जर्मनी में अगर जो लोग जॉब सीकिंग के लिए जाना चाहते हैं या जॉब सीकर्स हैं, जर्मनी में जॉब करना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान और बहुत ही लीनियंट जो है ना टर्म्स एंड कंडीशंस 2020-24 में आई हैं। तो 2024 के अंदर तो उसको मैं आप लोगों के सामने क्लियर करूंगा। इसका बेसिकली जो है ना मेन पर्पज मैं वो बता देता हूँ कि इसका सीक्वेंस ये होता है ना कि आप जर्मनी ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करने के बाद वहां पे 6 मंथ्स का स्टे आपके पास अवेलेबल होता है, और फिर उसकी बेसिस पे आप अपनी जॉब की सर्चिंग और वहां पे इंटरव्यू वगैरह या हायरिंग का प्रोसेस आपका वहां पे आप खुद कर सकते हैं। तो ये काफी बेनिफिशियल है। आप समझते हैं इस चीज को कि ऑनलाइन इट इज सो फार बेटर देन अप्लाइंग ऑनलाइन from other country to be over there, and you can just apply directly by visiting that office physically, और फिर वहां पे आप जाके इसको जो है ना वो इंटरव्यू को दे सकते हैं। पहले जर्मनी की थोड़ी सी डिटेल बता दूं आपको कि जर्मनी में क्यों जॉब करना चाहिए, उसके लिए कौन कौन सी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, हमें बेनिफिट्स कौन कौन से होंगे। तो वो मैं सारी चीजें आपके सामने जरा एक एक करके रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे डाटा काफी ज्यादा है। तो मैं साथ साथ आपको वो जो मेरा इन रिटर्न मैंने अपना जो नोट्स बनाया हुआ उनसे आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। पहला ये है जी कि यहाँ पे सबसे पहले आप कंसीडर करते हैं हम एवरेज सैलरी पर पर्सन क्या चल रही है वहां पे। तो वो है जी 51,000 यूरोज पर ईयर। तो इसको अगर आप डिवाइड कर लें तो मेरा ख्याल है ये अराउंड अबाउट 4,000 के राउंड अबाउट 4,500 यूरोज के राउंड अबाउट बन जाती है, जो कि वहां पे जर्मनी में पर कैपिटा जो इनकम है। अच्छा, इसके ऊपर ये है कि ये जो सैलरी है ये इंक्रीज भी हो जाती है कि अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादा है, मतलब किसी का 2 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 5 साल का, किसी का 10 साल का, तो ये 68,500 टू 80,000 तक वेरी कर सकता है, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। पर एनम बता रहा हूं, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं पर मंथ के ऊपर भी। अच्छा, जो है ना इसमें जर्मनी की एक और बड़ी खासियत है, वो ये है कि जो भी यहाँ पे बेनिफिट्स, मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी की तरफ से आपको ऑफर किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रैवलिंग अलाउंस है, ट्रैवलिंग का है, हेल्थ है, और ये जो एजुकेशन है, आपके जो किड्स हैं या बच्चे आपके वहां पे आपके साथ शिफ्ट होते हैं, तो उन सबके लिए। इसके जो हाईएस्ट पेइंग सिटीज हैं वो है म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट और स्टुटगार्ट, और उसके बाद हैम्बर्ग, और उसके बाद कोलोgne और बर्लिन, जिसको बर्लिन भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो इसके सिटीज हैं, इसके लिए ये जो वीजा आपको मैं आज की डिटेल जिसके आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसके लिए आपको कोई लैंग्वेज टेस्ट की जरूरत नहीं है, कोई जर्मन लैंग्वेज जरूरी नहीं है इसके लिए, और आप अपनी फैमिली को भी इसके साथ वहां पे ले जा सकते हैं। इस वीजा के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं विद फैमिली। इसको बोलते हैं डी वीजा। डी वीजा जो है ये वन टाइम एंट्री है 6 मंथ के लिए, और वहां पे आप अपनी जॉब सर्चिंग भी उसकी बेसिस पे कर सकते हैं। तो ये जो वीजा है इसकी कैटेगरी है डी वीजा। जर्मनी जो है इसके लिए जो स्किल्ड और अनस्किल्ड जो जितने भी वर्कर्स हैं ना, उनकी आजकल डिमांड काफी है। तो उसमें बहुत सी कंपनीज हैं, दे आर लुकिंग फॉर सम स्किल्ड वर्कर्स एज वेल एज द अनस्किल्ड वर्कर्स। सो यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंगली एनी कैटेगरी यू फॉल इन, तो आप उसमें जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद इसी वजह से इसकी यहाँ पे जॉब मिलनी बड़ी आसान है आजकल, जो कि मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। आज की वीडियो में जो हम चीजें डिस्कस करेंगे वो ये है कि हर चीज जो जॉब सीकर्स के लिए एवरीथिंग उसकी डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद जॉब सीकर वीजा के जो बेनिफिट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या फायदे हैं, जर्मनी में काम करने के क्या फायदे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, काबिलियत किस बेसिस पे आपकी होगी, उसके बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं प्रोसीजर आप सबके सामने रखूंगा। सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं जनाब बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स के हिसाब से जो है ना इसके लिए कोई जॉब ऑफर की जरूरत नहीं पड़ती जब आपने इसको अप्लाई करना है। तो आप डायरेक्टली इसमें, क्योंकि इसमें जो मेन पर्पज है वो वीजा का यही है कि आप विजिट पे जा रहे हैं, और वहां पे जाके आप अपनी जर्नी में वो जो 6 माह का स्टे होगा उसमें आप अपनी जॉब सीकिंग कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली।
तो इसके लिए कोई मतलब आपको ऑफर लेटर की जरूरत नहीं है जिसकी बेसिस पे आप वीजा अप्लाई करेंगे, आप डायरेक्टली भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जर्मन लैंग्वेज वगैरह कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आती हो तो दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू टू गेट द जॉब। आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा अगर आपको बेसिक जर्मन लैंग्वेज भी आती हो तो ये मैं पहले भी आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी। जिस कंट्री में भी हम विजिट करने का प्लान कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ आवर फ्यूचर सेटलमेंट, कि अगर आप वहां पे जाके किसी तरीके से बिजनेस या जॉब करना चाह रहे हैं तो वहां की लैंग्वेज का अगर कोर्स कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये भी उसके साथ आ जाता है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि बहुत आसान है जॉब ऑफर लेना वहाँ पे जर्मनी में। वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जर्मनी में इस वक्त काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट्स जो कंपनीज में आई हुई हैं, तो उसकी बेसिस पे स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों वर्कर्स की उनको बहुत ज़रूरत है, तो इजीली जॉब मिल जाती है। अगर आप फिजिकली वहाँ पे है तो फिर आपके लिए और बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इस चीज़ को कि अगर बंदा फिजिकली वहाँ पे हो तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, बजाय इसके कि जो बंदा वहाँ से उसको आउट ऑफ कंट्री से उनको हायर करना पड़े। तो वो सारी बॉदरेशन से वो बच जाते हैं, तो कंपनीज भी इजी वे अडॉप्ट करती हैं टू हायर एनी एम्प्लॉय। अच्छा, उसके बाद अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप इसको, जो आपका ये डी वीज़ा है, इसको वर्क परमिट में या अपनी परमानेंट रेजिडेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं पर रहते हुए आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आपको किसी और कंट्री से जो है ना वो मूव भी करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली वहीं पे रहते हुए अपना ये वीज़ा कन्वर्ट करवा सकते हैं जॉब मिलने के बाद। या ब्लू कार्ड जिसको बोलते हैं, यूरोपियन ब्लू कार्ड, वो भी आपको पीआर जो है ना, सॉरी ये टीआरपी होता है, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, ब्लू कार्ड वो मिलेगा आपको। पीआर तो डेफिनेटली जब आप वहां पे स्टे करते हैं तो 5 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास ब्लू कार्ड होता है तो ब्लू कार्ड की बेसिस पे आप 3 साल बाद भी अपनी परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलेगा टीआरपी, वो वहीं पे रहते हुए आपको जैसी जॉब मिलती है तो आप उसमें क्या नाम लेते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और अपना ब्लू कार्ड जो है ना वो परमानेंट रेजिडेंस ब्लू कार्ड ले सकते हैं, सॉरी। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं कि इसमें ये स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। आपको ये भी पता है कि जर्मनी जो है बहुत इसकी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है। उसकी वजह ये है कि इसकी इकोनॉमी में जो मेन फैक्टर्स हैं वो बड़े मेन जो फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसकी ग्रोथ में। वो है जी कि बैंकिंग सेक्टर इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट है, उसके बाद ऑटोमोटिव है, उसके बाद केमिकल्स में जर्मनी, आपको पता है काफ़ी जर्मन केमिकल्स वगैरह जर्मनी बनाता है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स का बहुत ज़्यादा काम है, मेडिकल में बहुत ज़्यादा इनकी जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद टेक और आईटी इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिशियंस इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब जॉब्स आपको मिलती हैं। तो आप समझ लें कि ये तकरीबन मोस्ट ऑफ द मेन कैडर्स आपके जो है ना ये कवर अप कर रही है, तो इसमें काफ़ी बेनिफिट्स इसको मिलते हैं। अब आ जाते हैं जी कि जॉब्स के तो चलो बेनिफिट्स का हमें पता चल गया। अब जर्मनी, जो गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी है, उसके रूल्स क्या हैं, वो कैसे आपको बेनिफिट देती है। यहाँ पे एक तो सैलरी पैकेज बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पाकिस्तान पूरी वर्ल्ड की। और उसके बाद 16%, 16%, 16% इनकी जो है वो जो क्या कहते हैं ना कि हायर है इनकी जो सैलरी एज कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज। तो 16% ये ज्यादा पे करता है, क्योंकि इनकी इनकी इकोनॉमी ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। तो उसकी वजह से बड़ा फर्क होता है। वर्क लाइफ बहुत ज्यादा मतलब वहाँ पे प्रोफेशनल और इजी है। वहाँ पे आपको जितनी भी आपकी सिक लीव्स और जो पेड लीव्स हैं वो 14 to 15 जो है ना वो एवरी 6 मंथ आपको मिलती हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी कि एक्सीलेंट बेनिफिट्स हैं जो भी ये देते हैं, और उसके बाद पेड हॉलीडेज हैं, अलाउंस भी है लंच के लिए, और उसके बाद आ जाता है मेंटेनिंग जो आपके जो बेसिकली एक्सपेंसेस हैं उनको भी ये मेंटेन करवाता है। उसकी बेनिफिट मतलब इस हिसाब से आपको किया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ जो है ना जर्मनी वो आपको बेनिफिट्स देती है, जो कि बाकी मुल्कों में बहुत कम मिलते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी मैटरनिटी लीव्स आ गई हैं, तो 6 वीक्स बिफोर द चाइल्ड बर्थ और 8 वीक्स आफ्टर द चाइल्ड बर्थ आपको पेड लीव्स मिलती हैं। आपको ये पेड लीव्स मिलेंगी, और इन लीव्स के ऊपर आप इजीली, जो अगर मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं तो ये दोनों को भी मिल सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ योर फैमिली स्टेटस, कि अगर आप दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे हैं, वरना आपको करस्पॉन्डिंग मतलब वो भी दोनों को मिलती हैं, तो डेफिनेटली ये फिर आपको अल्टरनेटिवली दोनों को ऑफर की जाएगी। अब हो जाता क्या है कि अगर इसी दौरान मतलब 8 वीक्स नेक्स्ट जो है, और उसमें फिर वो मदर की जो है वो
प्रेगनेंसी या इस तरह का नेक्स्ट चाइल्ड का आपका हो जाता है कि वो आप प्रेगनेंसी में फॉल कर गए हैं और वहाँ पे एनी कोई मेडिकल कंडीशन है, तो वो ही के जो आपकी जो है ना अपना लीव वो कंटिन्यू होगी। और एक और बड़ी मजे की बात बता रहा हूँ, वो ये है कि ये सारी पेड लीव्स होंगी, लेकिन इन लीव्स के दौरान कोई भी आपको फायर नहीं कर सकता, आपकी जॉब से आपको नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी जो है लीव के दौरान किसी भी कैंडिडेट को या एम्प्लॉय को फायर या उसको क्या कहते हैं एक्सपेल करने की अलाउ नहीं करती, ये वहां का रूल है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट ये भी आ जाता है। फिर आगे वो लीव भी मैंने बताती। अब आ जाते हैं जनाब एलिजिबिलिटी क्या है, कि इसके लिए हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप किसी और कंट्री के नेशनल होंगे डेफिनेटली, फिर ही आपको डी वीजा आप इशू करेंगे। जर्मन तो कभी जरूरत नहीं है उसको। तो किसी भी थर्ड कंट्री मतलब सेकंड कंट्री जो भी है आउट ऑफ द यूरोप, वहां पे आप होंगे और वहां से आप अप्लाई करेंगे डी वीजा के लिए। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कम से कम 5 साल का होना चाहिए अपने करस्पॉन्डिंग प्रोफेशन के दरमियान, मतलब के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आप आईटी प्रोफेशनल है तो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस उसमें जाएगा। किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो उसका 5 साल का एक्सपीरियंस वो होना चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए फॉर द डी वीजा। ये डी वीजा है, ये आप ध्यान में रखिए, विजिट वीजा नहीं है। ये डी वीजा फॉर दैट सेक कि हम 6 माह के लिए वहां पे जा रहे हैं, ये सेट स्टैंडर्ड है, ये कैटेगरी सेट स्टैंडर्ड है कि आप डी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहां पे शिफ्ट होकर अपनी जॉब हंटिंग कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स इन योर फील्ड। उसके बाद आ जाते हैं कि साथ इसके जाहिर बात है आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि जी मेरे पास इतने एक्सपेंसेस हैं कि मैं वहां के 6 मंथ के स्टे को कवर अप कर सकता हूं। तो उसके लिए जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो ये रखा गया है जनाब कि आपके जो 6 माह का मैं उसका एक्सपेंसेस को थोड़ा कवर अप कर दूं, वो ये होते हैं कि 947 यूरो ये स्टैंडर्ड है पर मंथ का पर पर्सन। मतलब एक बंदे ने अगर आपने वहां पे स्टे करना है तो आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम ऐसा शो करना पड़ेगा कि यू आर गोइंग टू गेट मिनिमम 947 यूरोज पर मंथ टू मेंटेन द एक्सपेंसेस, टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ योर स्टे इन जर्मनी। तो ये करना पड़ेगा। तो टोटल आपको इसको मल्टीप्लाई कर ले तो अराउंड अबाउट 4600 और कुछ बनते हैं, तो पूरे महीने के मतलब वो निकल आएंगे 5600 जितना भी बनते हैं ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। 947 मैंने आपको बता दिए कि ये राउंड अबाउट इतना बनता है। अच्छा, उसके बाद आपके जो प्रूफ्स हैं वो जितने भी सर्टिफिकेशंस हैं या आपकी डिग्रीज हैं या आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं उनके ओरिजिनल प्रूफ्स आपके पास होने चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता रहा हूं ताकि इन चीजों को आप तैयार आपके पास हो तो देन यू शुड गो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ योर डी वीजा एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। अच्छा, दूसरा आ जाता है जी क्वालिफिकेशन शुड बी, उसके बाद आ जाता है मतलब रिगार्डिंग टू द जर्मनी स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए। जर्मनी के जो है ना वो क्या कहते हैं कि उसमें वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। इस सेंस में आपको मैं बता देता हूं कि कोई भी आपने अगर डिग्री ली है या सर्टिफिकेशन दी है तो जर्मनी उसको इंडोर्स करता हो, उसको एक्सेप्ट करता हो। सॉरी, इसके लिए जो सही तरीका कार है वो ये है कि अनेबियन ANABIN अनेबियन चेक आपको रखना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो वो आपने क्या करना है कि अपने डिप्लोमाज और सर्टिफिकेशंस आपने अनेबियन या कि गूगल पे आप सर्च करेंगे अनेबियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस पर आप अप्लाई करेंगे, उसकी वेबसाइट खोलेंगे तो वहां से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वहां पे सबमिट करके उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या उसके इक्विवेलेंसी चेक कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं। तो उस वो आपको वेरीफाई हो जाएंगे बिफोर गोइंग फॉर एप्लीकेशन ऑफ वीजा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी वीजा को अप्लाई करने के लिए कि वीजा आपने जब अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से जो है ना डॉक्यूमेंट्स वो रेडी करने हैं। एक तो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपने डाउनलोड कर लेना है इमिग्रेशन की वेबसाइट से जर्मनी की, और दूसरा आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसके मिनिमम 2 पेजेस आपके वेकेंट हो, मतलब जो वीजा पेस्टिंग और जो भी है उसका प्रोसेस के लिए, इंटर एंड एग्जिट के लिए। फोटोग्राफ्स होने चाहिए जर्मनी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, जो इनका साइज बनता है 35 बाय 45 मिलीमीटर और 1.37 बाय 1.77 इंचेस। ये साइज है जिस साइज की आपकी फोटोग्राफ्स वाइट बैकग्राउंड की होंगी। उसके बाद प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, ये आपने पहले मेंशन करना है या आपने वहां पे होटल स्टे की रिजर्वेशन शो करवानी है
या रेंटल एग्रीमेंट शो करना है, या वो जो है ना आपका मतलब मिसाल के तौर पे जो आपके फ्रेंड्स या फैमिली वहां पे ऑलरेडी हैं तो उनकी तरफ से एक इनविटेशन लेटर और कंसेंट फॉर्म लिखा जाएगा, जो वो लेटर साथ लगेगा कि इफ ही कम्स ओवर हियर आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टे इन जर्मनी, तो मैं इसको यहाँ पे रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड करूंगा और उसकी जिम्मेदारी भी मेरे पास होगी। तो वो अकोमोडेशन का आपको वो प्रूफ साथ सबमिट करना होगा। उसके बाद आ जाता है प्रूफ ऑफ फंड्स। वो मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि 947 यूरोस पर मंथ की, और टोटल इसका तरीकाकार मैं आपको अभी पहले बता दूं, वो ये होता है कि आप एक बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे, जर्मनी में ही करवा सकते हैं, वो ज्यादा बेस्ट है। वहां पे आप 5682 यूरो टोटल जो बनते हैं 6 माह के, ये आप वहां पे सबमिट करवा देंगे और उस अकाउंट को आप वहीं पे होल्ड करवाएंगे। तो वो बैलेंस अगर आप शो करवा देते हैं तो डेफिनेटली आपके वीजा प्रोसेस की एप्लीकेशन जो है ना वो रिजेक्ट नहीं होगी, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द कंप्लीट फंड्स ऑफ योर स्टे। मिनिमम फंड्स रिक्वायरमेंट जो है ना आपने उसको मीट कर लिया है, तो गवर्नमेंट जो है ना आपको वो वीजा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा ड्यू टू द फंड, लैक ऑफ फंड। अच्छा, फिर डिक्लेरेशन भी हो सकती है, अगर आप वहां पे नहीं रह रहे हैं तो चलें डिक्लेरेशन साथ लगा दें, वो भी बेस्ट हो जाएगी। जो कि आपके जो वहां पे हैं इनवाइट करने वाले फ्रेंड हैं या फैमिली के मेंबर्स हैं जो भी हैं, वो अपनी डिक्लेरेशन लगाएंगे कि इसके एक्सपेंसेस को मैं मीट करता हूं, तो फिर उनको अपने एक्सपेंसेस में ये मिनिमम जो फंड्स हैं ये एक्स्ट्रा अपने फंड्स शो करवाने होंगे कि दीज आर द फंड्स, दिस इज व्हाट आई एम अर्निंग एंड दिस इज माय फैमिली, और सारी डिटेल्स है, और उसमें वो आपके एक्सपेंसेस को बियर करने की कैपेसिटी रखता है, वो उसकी सारी सेटलमेंट साथ लगानी पड़ेगी। तो वो भी सारा आप समझ रहे हैं बात को कि किसी इन ईदर वे यू कैन गो, मतलब आप फंड्स की एलोकेशन उस हिसाब से करवा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कि ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 30,000 यूरो की आपको 30,000 यूरो की ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस वो यहां से करवानी होगी, जो कि बेयर करेगी आपको, वो आपने रखनी है, ये मिनिमम है 30,000 यूरोस। और उसके बाद आ जाता है एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। ये आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना एकेडमिक और ये सारे ये आपने अगर इनमें से किसी की भी ट्रांसलेशन की जरूरत है तो जर्मन लैंग्वेज में आप इसको ट्रांसलेट भी करवाएंगे, वरना आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके लगाने बहुत जरूरी हैं, ये साथ लगाएंगे। उसके बाद एनेबियन डेटाबेस रिकग्निशन, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ANABIAN की वेबसाइट है एनेबियन, और उस पर आप जाके आप इसको क्या नाम लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना डेटाबेस की वो रिकग्निशन करवा सकते हैं, वो रिकॉग्नाइज्ड होंगे, तो वो डेफिनेटली आपके जो है ना एक्सेप्ट होने के बाद वहां पे मतलब अप्लाई हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, ये एनेबियन क्या करता है? ये कहता है सबमिट अ डिक्लेरेशन ऑफ कंपेरेबिलिटी रिक्वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल ऑफिस ऑफ फॉरेन एजुकेशन। फॉरेन एजुकेशन की तरफ से ये कंपेरेबिलिटी जो है ना वो इसको सबमिट करवाता है और एनेबियन इसको वेरीफाई करके कंप्लीट करके देता है। उसके बाद वही बात जो मैं हर दफा आपको बताता हूं कि जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं तो जर्मन फॉर्मेट की सीवी और आपका कवर लेटर होगा, उसके लिए आप हमारी टीम से भी रब्ता कर सकते हैं। तो आपका वो हम सीवी और पेड जो है ना सर्विसेज वो हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे इसके लिए इम्पोर्ट कर रहे थे, तो फिर मैंने एक टीम हायर की है जो कि आपको प्रोफेशनल जो है ना आपकी सीवी और कवर लेटर आपको बना के देगी, ये साथ लगेगा इसके लिए। ये डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो गए जी। अब ये डॉक्यूमेंट जब कंप्लीट हो गए तो अब आ जाते हैं हम स्टेप्स टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने ये देख लेना है कि जी आपने इंश्योर कर लेना है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, जो भी उनका है, जो मैंने पहले आपको बताएं, इनको अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने जो आपका कॉन्सुलेट है या एम्बेसी है उसकी लोकेट करें कि वो कहाँ पे है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में है तो अगर पाकिस्तान में है तो मोस्टली इस्लामाबाद में कॉन्सुलेट्स होती हैं, तो डिपेंड करता है कि कौन सी आप कंट्री में जा रहे हैं, तो वो कॉन्सुलेट ऑफिस आप उसका एलोकेट करेंगे और उसके बाद वहां पे उनकी वेबसाइट पे जाकर आप एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे इसके लिए। ये शेड्यूल जब करेंगे तो उसके बाद आ जाएगा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप गैदर कर लेते हैं। गैदर करने के बाद उसके आ जाएंगे कि अपनी वीजा फी आपने ऑनलाइन पे करनी है, जो कि 75 यूरोस है, जो कि आपने ऑनलाइन उसका जो है ना वो मिल जाएगा। क्या नाम लेते हैं 75 यूरो का आपका स्लिप होगा, वो स्लिप आपने डाउनलोड करके वो सबमिट करवा देना। उसके बाद आ जाता है सबमिट योर एप्लीकेशन विद द स्लिप एंड अलोंग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू एम्बेसी ऑन द अपॉइंटमेंट डेट। जो अपॉइंटमेंट डेट आपको मिली होगी ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप एम्बेसी जाते हैं और वहां पे जाके इसको सबमिट करवा देंगे।
फिर आ जाएगा जनाब रिट्रीव योर वीज़ा। ये वीज़ा आपका जो है वो तकरीबन जितने भी 7 दिन या 10 दिन जो भी होंगे वो सारे कंप्लीट होने के बाद आपके वो जो वीज़ा आपको मिल जाता है। वीज़ा आपका अगर मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो डेफिनेटली आपको वीज़ा आपका पेश हो जाएगा। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो एम्बेसी आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वापस करेगी विद द रीजन व्हाई योर वीज़ा वाज रिजेक्टेड, ताकि आप उसको दोबारा रीअसेंबल करके या रीअरेंज करके आप उसकी डिस्क्रिपेंसी जो लग के आई है उसको रिमूव करके दोबारा अप्लाई कर सके। अच्छा, फिर उसके बाद आप रेलोकेट करेंगे, यहां से फ्लाई करके अपने एक्सपेंसेस पे अपनी टिकट करवाते हैं, वहां पे चले जाते हैं। वहां जाने के बाद क्या करना है? वहां जाने के बाद सबसे पहले आपने विद इन 2 वीक्स अपने एड्रेस की रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। रजिस्ट्रेशन इस तरह से होगी कि वो लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाएंगे, आप वहां पे जाके अपना एड्रेस रजिस्टर करवा लेंगे और आपको एक टीआरसी मिल जाएगा, टीआरपी सॉरी, ये पाकिस्तान वो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड भी होता है, तो ये टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट आपको मिल जाएगा। ये टीआरपी आपके उस एड्रेस पे होगा जो आपने वहां पे जाके ऑफिस में रजिस्टर करवाना है। वहां पे रजिस्टर करवाने का तरीकाकार ये है कि अगर आप रेंटल एग्रीमेंट के साथ है तो रेंटल एग्रीमेंट आपके नाम पर होगा, वो लेकर आप साथ जाएंगे। अपने वीजा की एप्लीकेशन या सारी वो जो अपने पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स वो सारे लेकर जाएंगे, वो वहां पे आप सबमिट करवाएंगे। उस एड्रेस को वेरीफाई करने के बाद आपके नाम पर एड्रेस रजिस्टर कर देंगे फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। और अगर आप स्पॉन्सर्ड जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके जो है वो जो स्पॉन्सर हैं वो उसके साथ एनओसी लगाएंगे कि मेरा एड्रेस इसके साथ आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सिंपल सा प्रोसीजर, आप जाके वो वहां करवाएंगे तो फिर आपको वहां पे टीआरपी मिलेगा। उसके बाद आ जाता है जी कि वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस फिर आपको वहां पे करवानी होगी, लेनी होगी। वो होगी आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी की तरफ से कि वो आपको अलहदा से एक इंश्योरेंस करवानी होगी। वो वहां पे पहुंचने के बाद दोबारा इंश्योर होगी। वो ट्रैवल इंश्योरेंस थी जो पिछली मैंने आपको बताई, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस होगी फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ स्टे, वो आपको वहां पे होगी। तो वो इंश्योरेंस इजीली वहां पे मिल जाती है, बहुत सारी कंपनीज वो ऑफर कर रही हैं। तो इस तरीके से जनाब आप वहां पे जर्मनी में जा सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर था जो मैंने आपके सामने शेयर किया। तेज तेज इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा थी और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम कोई वेस्ट हो, तो सारी चीज़ों को मैंने रीअरेंज करके आपको सारा कुछ बता दिया। तो इसके साथ ही हमें दें इजाज़त। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।